इश्क बगावत, दिल संभल जा ज़रा, एपिसोड नंबर 15। अब तक आपने पढ़ा, ऐश्वर्या ने अपनी ज़िद के चलते एक ज़िंदगी तो बर्बाद कर दी थी, पर अब वो अपनी ज़िद और सनक की वजह से शिवांग की ज़िंदगी में भी जहर घोल रही थी। इस बात का अंदाज़ा शिवांग को भी नहीं था कि उसने ऐश्वर्या पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहीं ऐश्वर्या को अभी तक यह नहीं पता था कि शिवांग की ज़िंदगी में भी गुनगुन आ चुकी है। आइए देखते हैं आखिर ऐश्वर्या ने और क्या क्या किया है शिवांग को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। चलिए जानते हैं। अब यहाँ से कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर आगे इन दोनों की ज़िंदगी में क्या नए बदलाव आने वाले हैं। अब आगे ऐश्वर्या शिवांग को इस हद तक पाना चाहती थी कि उसने अरविंद को यह तक नहीं बताया कि रूही उसकी बेटी है। वहीं अरविंद हमेशा हमेशा के लिए ऐश्वर्या को छोड़कर जा चुका था, पर अब शिवांग का ऐश्वर्या को पर यूं भड़कना ऐश्वर्या को अंदर ही अंदर डरा रहा था। ऐश्वर्या को यह लगने लगा था कि अगर उस रात की सच्चाई शिवांग के सामने आ गई तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगी और रूही की जिम्मेदारी के आड़ में जो शिवांग की लाइफ में आना चाहती है वो कभी नहीं हो पाएगा। बिना इस बात को जाने कि शिवांग की ज़िंदगी में तो गुनगुन पहले से ही दस्तक दे चुकी है। सिर्फ दस्तक ही नहीं बल्कि गुनगुन शिवांग की पत्नी है। ये बात अभी तक ऐश्वर्या को नहीं पता थी। वहीं शिवांग को भी अब लगने लगा था कि उसे जल्द से जल्द ये बात ऐश्वर्या को बतानी पड़ेगी। साथ ही में शिवांग कभी नहीं चाहता था कि ऐश्वर्या और अरविंद का रिश्ता टूटे, क्योंकि इन सब में सफ़र उस मासूम सी बच्ची को करना पड़ेगा। अरविंद और शिवांग ऐश्वर्या का रिश्ता टूटे 3 साल होने को थे और इन 3 सालों में रूही अब बड़ी होने लगी थी। ऐश्वर्या ने किसी तरीके से रूही के दिमाग में ये बात फिट करना शुरू कर दिया था कि उसका पिता शिवांग है, ताकि कभी ऐसी सिचुएशन आए कि शिवांग चाह कर भी ऐश्वर्या और रूही को छोड़ ना पाए और पूरी दुनिया के सामने सबको यही लगे कि रूही शिवांग की बेटी है, क्योंकि रूही शिवांग को कभी नहीं छोड़ेगी और शिवांग रूही का मासूम चेहरा देखकर उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ पाएगा। लेकिन अब उसे अपना प्लान फ्लॉप होता नजर आ रहा था, इसलिए उसने तय किया कि वो इंडिया जाएगी ताकि वो शिवांग की ज़िंदगी में किसी भी तरीके से अपना कब्जा जमा सके। उसने भी शिवांग को बिना बताए इंडिया आने का प्लान बना लिया था। राज्याभिषेक के दिन ही वो इंडिया के लिए निकलने वाली थी। ये बात अभी तक उसने शिवांग को नहीं बताई थी। वहीं कमरे में गुनगुन यही सोच रही थी कि शिवांग की ज़िंदगी में कौन है। क्या सचमुच उसने जो कुछ भी सुना वो सच था? क्या शिवांग की कोई बेटी भी है? और अगर ऐसा है तो ये सबसे बड़ी बात है जिसे वो घर वालों को पता होनी चाहिए। लेकिन वो अभी तक इस बारे में किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अगर ये बात झूठ होती तो एक बार फिर गुनगुन सबके सामने झूठी बन जाती। गुनगुन ने यही सोचा कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दिया जाए। क्यों ना सही समय का वेट किया जाए ताकि सही समय पर शिवांग खुद ही सबको सारी सच्चाई बता दे। राज्याभिषेक का दिन आ चुका था। वहीं कैलिफोर्निया में ऐश्वर्या अपनी बेटी रूही के साथ इंडिया के लिए निकल चुकी थी। राज्याभिषेक के दिन कमला जी ने सूरज के साथ मिलकर एक अलग ही प्लान बनाया था, हमले का प्लान। लेकिन वो हमला कर पाती उससे पहले ही रुद्र और शिवांग ने उन पर पलटवार कर दिया और इस हादसे में सूरज की बुरी तरीके से मौत हुई। अपने जवान बेटे की मौत से राठौर परिवार सदमे में था। हालांकि राज्याभिषेक बड़े ही अच्छे तरीके से हुआ और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चला कि सूरज सिंह राठौर इस दुनिया में नहीं रहा। वह राज्याभिषेक के दिन अथर्व को बम से उड़ाने वाले थे। सिर्फ अथर्व ही नहीं बल्कि राठौर परिवार के साथ साथ इस महफिल में जितने भी रिश्तेदार मेहमान शिरकत करने वाले थे सभी के साथ यही होना था। लेकिन वो कुछ कर पाते उससे पहले ही वह अपने ही बिछाए हुए इस जाल में खुद ही फंस गए। शिवांग और रुद्र ने तय कर लिया था कि सूरज सिंह राठौर का किस्सा तो खत्म करना होगा। इससे पहले उनके आने वाले वंशज इस दुश्मनी का खेल जारी रखें, उनके वंश को मिटना जरूरी है। वहीं कमला जी तो इस बात से हैरान थी कि जो जीत उनकी झोली में आने वाली थी वो अचानक से हार में कैसे बदल गई। खैर अब वो कुछ न कर सकी, उनका बेटा तो मारा जा चुका था और राज्याभिषेक बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हो चुका था। पर ये बात कोई नहीं जानता था कि एक तूफान अभी खत्म होते ही दूसरे तूफान ने सबकी जिंदगी में दस्तक दे दी थी।
रात के 12 बज रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी की आहट की आवाज़ सुनाई दी। कोई दरवाजे को जोर जोर से खटखटा रहा था। डोरबेल की आवाज़ सुनकर घर के सभी बड़े उठ चुके थे। वहीं जब सबने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अपने सामने खड़े दो शख्स को देखकर हर कोई हैरान था। सबसे ज़्यादा हैरान तो शिवांग को हुई थी। वहीं अपने सामने रूही और ऐश्वर्या को देखकर ऐश्वर्या अपने सारे सामान के साथ राठौर मैंशन आ चुकी थी। हालांकि ऐश्वर्या को घर वाले जानते थे, लेकिन उससे कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। जैसे ही ऐश्वर्या घर के अंदर आई तो तूफान ने अपना जमावड़ा शुरू कर दिया। एक ऐसी आंधी जिससे घर की खिड़कियां तक हिलने लगी। सौम्या जी ने सबसे पहले घर की सभी खिड़कियां बंद करवाई। सभी घरवाले हैरानी से अपने सामने खड़ी ऐश्वर्या और उसकी गोद में उसकी ली गई बेटी को देख रहे थे। सौम्या जी ने सभी खिड़कियां बंद करवाने के बाद अपने सामने खड़ी ऐश्वर्या को देखकर उससे कहा। सौम्या जी बोली, बेटा तुम कौन हो? तो वहीं ऐश्वर्या सौम्या जी का ये सवाल सुनकर उससे बोली। ऐश्वर्या बोली, जी मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं शिवांग की बेस्ट फ्रेंड हूँ। आप मुझे नहीं जानती पर मैं आप सबको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तभी सौम्या जी ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। सौम्या जी बोली, बेटा हम तुम्हें जानते हैं लेकिन तुम्हें कभी देखा नहीं, इसलिए पहचानने में थोड़ी दिक्कत हो गई। पर तुम इतनी रात को आई और ना तुमने अपने आने की खबर दी, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? तभी ऐश्वर्या मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आंटी जी सब ठीक है। वो क्या है ना, मैं यहाँ शिवांग को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर आ गई। पर मुझे लग रहा है कि मेरा सरप्राइज़ उल्टा हो गया। शिवांग कैसे हो तुम? इतना कहकर ऐश्वर्या ने शिवांग की ओर नज़र घुमाई। वहीं शिवांग के चेहरे पर तो पसीना साफ नजर आ रहा था, जिसे गुनगुन ने अच्छे तरीके से देख लिया था। तभी शिवांग ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, तुम इंडिया आने वाली थी, तुमने मुझे बताया भी नहीं ऐश्वर्या। तो वहीं ऐश्वर्या शिवांग के सवाल का जवाब देते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, बताती पर फिर मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज़ दिया जाए, और मुझे लग रहा है कि आप सभी को मेरा सरप्राइज़ कुछ ज़्यादा ही अचरज में डाल चुका है। आई एम सो सॉरी आंटी, मेरा तो कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था आप सभी को इतनी रात को परेशान करने का। पर क्या है ना, मेरी फ़्लाइट डिले हो गई और ऊपर से मुंबई का ट्रैफिक आपको तो पता ही है। तभी सौम्या जी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी रात हो चुकी है। तुम ये बताओ तुमने कुछ खाया? नहीं तो तुम्हारे लिए खाना बनवा देते हैं। इतनी रात को आई हो, अगर पहले बता देती तो तुम्हारे खाने का बंदोबस्त करके रखते। तभी ऐश्वर्या बोली, नहीं नहीं आंटी जी, मैंने एयरपोर्ट पर खाना खा लिया था। तभी सौम्या जी और रागिनी जी ने ऐश्वर्या की गोद में प्यारी सी बच्ची को देखा तो रागिनी जी ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। रागिनी जी बोली, बेटा ये बच्ची तुम्हारी है? तो वहीं ऐश्वर्या रागिनी जी के सवाल का जवाब देते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, हाँ आंटी जी, ये मेरी बेटी है, रूही नाम है। दरअसल थक गई थी इसलिए यूं ही मेरी गोद में सो गई। तभी रागिनी जी ने ऐश्वर्या की गोद से रूही को अपनी गोद में लिया और फिर उसे सोफे पर लिटाते हुए ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। रागिनी जी बड़े प्यार से बोली, खड़े खड़े थक जाओगी ऐसे, तुम भी बैठ जाओ और अब सीधे आराम कर लो, हम सब तुमसे सुबह बात करते हैं। इतना कहकर रागिनी जी ने ऐश्वर्या को उसके कमरे में भेजा ही था कि तभी दादी जी बोली, एक मिनट, अगर ये तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारे पति कहाँ हैं? तभी ऐश्वर्या बोली, दादी जी दरअसल बहुत लंबी कहानी है, मैं अपने पति के साथ नहीं रहती। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, वो मेरे साथ रहते हुए किसी और के साथ अफेयर कर रहे थे और मुझे इस बारे में पता चल गया और फिर मैंने हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ने का फ़ैसला किया। मॉम डैड इस रिश्ते से कभी खुश नहीं थे और शायद उनकी बातें सच भी थी। अब मॉम डैड के पास तो जा नहीं सकती थी, सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त शिवांग ही है जिसके भरोसे यहाँ आई हुई हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं चली जाती हूँ। तभी दादी जी बोली, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम इतनी रात को अकेली बच्ची के साथ आई इसलिए बस तुम्हारी सुरक्षा के लिए पूछा। अब तुमने बता दिया है तो जब तक तुम्हारा मन हो तुम यहीं रहो। जैसे हमारे लिए हमारी बाकी बच्चियां हैं वैसे भी तुम भी हो। और शिवांग तुमने बताया क्यों नहीं कि ऐश्वर्या के साथ इतना सब कुछ हो गया है? बेटा ऐश्वर्या तो तुम्हारी बचपन की दोस्त है। तभी शिवांग बोला, हाँ दादी, अब इतना सब कुछ हो गया था तो मैंने सोचा इसमें क्या बताना, और खाली आप लोग भी परेशान होते। अब ऐश्वर्या यहाँ आ चुकी है, सब ठीक हो जाएगा। तभी ऐश्वर्या बोली, हाँ सब ठीक करने ही तो यहाँ आई हुई हूँ मैं। तभी दादी जी बोली,
कहने का क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? तो वहीं दादी जी की बातों का जवाब देते हुए ऐश्वर्या बोली, दादी जी, कहने का मतलब ये है कि अब मैंने आपको सब सच सच बता दिया है ना, तो अब सब ठीक हो गया है। दादी जी ने यह सुन हाँ में सर हिलाते हुए कहा। दादी जी बोली, अच्छा अच्छा, समझ गए। अब तुम आराम करो, देखो रात बहुत हो गई है। रुद्रांशी बेटा, तुम ऐश्वर्या को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो। तभी ऐश्वर्या बोली, गेस्ट रूम में क्यों? मैं शिवांग के बगल वाले रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। वैसे भी अगर रात को कोई इमरजेंसी पड़ेगी तो मैं डायरेक्ट शिवांग से कनेक्ट कर लूँगी। ऐश्वर्या के यूं शिवांग के बगल वाले कमरे को सबके सामने बिना किसी झिझक के मांगने से गुनगुन, जो अब तक चुप थी, वो बोली। गुनगुन बोली, आपको वह कमरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट होती है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप बस अपने कमरे से कॉल कर दीजिएगा। आपको जो चाहिए होगा वो सब आपको कमरे में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसे ही गुनगुन ने यह कहा तो ऐश्वर्या का ध्यान गुनगुन की ओर गया। ऐश्वर्या इस बात से हैरान थी कि गुनगुन कौन है जो उसके और शिवांग के बीच इस तरीके से बेधड़क बोल रही है। तभी ऐश्वर्या बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। रुद्रांशी भाभी तो शायद अथर्व भाई की वाइफ हैं, पर आप कौन? तभी रुद्रांशी बोली, ये इस घर की दूसरी बहू है, शिवांग देवर जी की पत्नी और मेरी बड़ी बहन गुनगुन शिवांग सिंह राठौर। इनकी आपसे मुलाकात इसलिए नहीं हो पाई, दरअसल दोनों की शादी जल्दबाजी में हुई, इसलिए किसी को सही तरीके से शादी में इनवाइट करने का मौका ही नहीं मिल पाया। पर अब तुम आ गई हो ना। वैसे भी कल हमने दोनों के रिसेप्शन पार्टी के अरेंजमेंट्स की हैं। अब तुम्हारे साथ साथ कल पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि राठौर परिवार की दूसरी बहू इस घर में अब आ चुकी है। रुद्रांशी की कही गई ये बात बड़ी ही चहचहाते उसने कही थी। तभी गुनगुन मुस्कुराते हुए रुद्रांशी की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, ऐश्वर्या जी, आप शिवांग की बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं शिवांग की वाइफ। आप चिंता मत करिए, शिवांग की दोस्त मतलब मेरी दोस्त। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। खामखा शिवांग को परेशान करने की क्या ज़रूरत? वैसे भी इन पर काम का काफ़ी लोड है ना जी? मैं सही कह रही हूँ ना? इतना कहकर गुनगुन ने शिवांग के हाथ को काफ़ी टाइटली और करीबी से पकड़ लिया। अचानक गुनगुन की हरकत से शिवांग हैरान था। तभी शिवांग झिझकते हुए बोला। शिवांग बोला, हाँ ऐश्वर्या, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम गुनगुन से बोल देना, या तुम किसी से और से भी बोल सकती हो। हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें कोई भी परेशानी होगी। ऐश्वर्या तो इस बात से ही हिल चुकी थी कि गुनगुन शिवांग की वाइफ है। कहाँ वो यहाँ शिवांग की बीवी बनने के सपने लेकर अपनी बेटी को लेकर इतनी दूर से इंडिया आई थी, और यहाँ आकर उसे मिला क्या? कुछ भी नहीं। खैर, रुद्रांशी ने ऐश्वर्या और उसकी बेटी को गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दिया था। गेस्ट रूम में जाते ही ऐश्वर्या गुस्से से पागल हो गई। उसे शिवांग और गुनगुन की नज़दीकियाँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से अपने बालों को नोचते हुए गुस्से से बोली। ऐश्वर्या बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। शिवांग, तुम सिर्फ मेरे हो, समझ गए? इसका मतलब यही है कि तुम्हारा मुझे यूँ दूर जाने का रीज़न, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। इसका मतलब मैं जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही है। तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया। क्यों किया तुमने ऐसा? ये गुनगुन मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इस गुनगुन को हम दोनों की ज़िंदगी से बाहर निकाल कर फेंकूंगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारा हाथ पकड़ने की, तुम्हें छूने की? ये हक तो सिर्फ मेरा है। तुम्हें पाने के लिए मैंने इस बच्ची को जिंदा रखा है, अब तक इसे पैदा किया, वरना मेरा बस चलता तो मैं इसे उसी दिन मार देती जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि रूही के सहारे मैं तुम्हारी ज़िंदगी में कब्जा कर लूँगी, लेकिन उस गुनगुन ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। पर इतनी आसानी से नहीं गुनगुन, मैं तुम्हें शिवांग की लाइफ में एंट्री कभी नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। शिवांग सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इतना कहकर ऐश्वर्या के चेहरे पर एक अजीब सी सनक और चमक साफ नजर आ रही थी। जिद, जुनून और पागलपन उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वहीं कमरे में पहुंचते ही शिवांग ने गुनगुन की ओर देखकर कहा। शिवांग बोला, ये सब क्या हरकत थी नीचे गुनगुन? तो वहीं गुनगुन शिवांग की बातें सुनकर बोली। गुनगुन बोली, हरकत तुम करो और सवाल मुझसे। तुम ये बताओ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी यहाँ क्या कर रही हैं?
तो वहीं गुनगुन के यूँ ऐसे अचानक सवाल पूछने पर शिवांग काफ़ी हैरान था। तभी शिवांग गुनगुन से बोला, क्या मेरी गर्लफ्रेंड? फिर से कहना ज़रा। तो वहीं गुनगुन फिर से बोली, झूठ बोलने की ना कोशिश भी मत करना शिवांग। मैंने उस दिन तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। रूही तुम्हारी बेटी है, फिर भी तुमने ये सब कुछ जानते हुए मुझसे शादी करी और आज मामला यहाँ तक पहुँच गया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बिना तुम्हें बताए अपनी बेटी को लेकर यहाँ आ गई। तुम्हें ज़रा सी भी शर्म है या नहीं शिवांग? तभी गुनगुन ने शिवांग को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। गुनगुन शिवांग को बिल्कुल धोए जा रही थी। वो चुप हुई, लेकिन फिर दोबारा से शिवांग की ओर देखकर गुस्से से तमतमाते हुए बोली। गुनगुन बोली, मुझे अबला नारी समझने की गलती बिल्कुल मत करना शिवांग। मानती हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ करी, लेकिन जो तुम्हारी गलती है ना, वो ना माफ़ी के लायक है और ना ही भूलने के लायक होगी। अरे मानती हूँ तुमने बदला लेने के लिए मुझसे शादी की, तो तुमको अगर बदला ही लेना था तो कुछ और कर लेते। बदला लेने के लिए मार देते, मेरी सच्चाई सबके सामने रख देते, कुछ भी कर सकते थे। लेकिन क्या तुम्हें उस मासूम सी बच्ची पर तरस नहीं आया? तुम्हारी बेटी है वो, और तुमने उसे लावारिसों की तरह छोड़ दिया। लिसन शिवांग, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि घर वालों के सामने ये सच आए, और अगर तुम्हें ये सच लाने का शौक़ है तो घर वालों के सामने ये सच इस तरीके से नहीं आना चाहिए कि तुम्हारे और मेरे रिश्ते पर सवाल खड़े किए जाएं। माँ ने पहले ही वार्निंग दे रखी है कि अब वो हम दोनों के बीच में किसी तीसरे को कभी नहीं आने देंगी। और तुम यहाँ क्या गुल खिला रहे हो, सोचो कैसा लगेगा उन्हें जब ये पता चलेगा तो। तभी शिवांग बोला, चुप, बिल्कुल चुप। तब से जो मन में आ रहा है बोले जा रही हो। तुमसे किसने कहा कि रूही मेरी बेटी है? तो वहीं गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर बोली, कहना क्या, मैंने तुम्हारी बात सुन ली थी उस दिन। अगर रूही तुम्हारी बेटी नहीं है तो किसकी बेटी है? क्यों तुम्हारी बेशर्म गर्लफ्रेंड इतनी रात को अपनी बेटी को उठाकर यहाँ आ गई? देखो, तुम्हें जिसके साथ रिश्ता रखना है रखो, जैसे चाहे रहना है वैसे रहो, लेकिन इस घर में नहीं। मैं उस लड़की को यहाँ 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कल के कल उसे यहाँ से दफ़ा करो। तुम्हें उसे जहाँ लेकर जाना है वहाँ लेकर जाओ। अपनी रखैल बनाकर रखना है, अपनी दूसरी औरत बनाकर रखना है, या अपनी बीवी बनाकर रखना है तो कहीं और रखो। लेकिन दुनिया के सामने तुम्हारा ये रिश्ता अगर सामने आया तो याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? तभी शिवांग बोला, पागल मत बनो गुनगुन, और ये क्या बहकी बहकी सी बातें कर रही हो? रखेल, नाजायज़ रिश्ता ऐसा कुछ नहीं है उसके और मेरे बीच में। शिवांग के ये गुस्सा करने पर गुनगुन उसकी तरफ देखकर फिर बोली। गुनगुन बोली, शट अप शिवांग, एक और शब्द नहीं। तुम्हारा जो भी सच है और ऐसा वैसा जैसा जो भी तुम्हारे और उस ऐश्वर्या के बीच है, तुम सब सच जानते हो। मुझे ना सुनने में इंटरेस्ट है और ना मुझे सच जानने में। मैंने जो कल बोल दिया सो बोल दिया। कल हम दोनों की रिसेप्शन पार्टी है, पूरी मीडिया होगी, तमाम रिश्तेदार होंगे, मेहमान होंगे, दोस्त होंगे। उनके सामने अगर कल कोई तमाशा होता है तो मैं तुम्हारी सो कॉल्ड चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड के बाल नोच कर धक्के मार के इसको घर से बाहर निकालूंगी। और तुम्हें अगर ज़्यादा ही हमदर्दी होगी अपने दोस्त के साथ तो तुम्हारा सामान भी फिकवा दिया जाएगा, समझे तुम? अगर तुम या तुम्हारी वो सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड ये समझ रही है कि उसके यहाँ आने से मेरा पत्ता साफ हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तो ये तुम्हारी और तुम्हारी उस दोस्त की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। दुनिया के सामने पूरी रीति रिवाज से तुमने शादी की है मुझसे, तो इस शादी को निभाओ। इतना कहकर गुनगुन वहाँ से गुस्से में पास में रखा गिलास तोड़कर बाथरूम में चली गई। उसका गुस्सा इस समय चरम पर पहुंच चुका था। वो गुस्से में हाँफ रही थी। उसके गुस्से में ना जाने क्यों जलन और दर्द का भाव साफ नजर आ रहा था, जिसे शिवांग ने महसूस कर लिया था। उसके जाते ही शिवांग ने गुनगुन के इस बर्ताव को देखा तो वह हैरानी से इस सोच में पड़ गया कि अचानक गुनगुन को क्या हुआ। खैर, उसे ये मामला तो सुलझाना था। उसे जानना था कि आखिर ऐश्वर्या यहाँ क्यों आई है और क्या मकसद है उसका यहाँ आने का। बाथरूम में गुनगुन यही सोच रही थी कि वो कैसे भी करके ऐश्वर्या को यहाँ से निकाले। इसके लिए उसने यह पुरानी वाली गुनगुन बनने का ठान लिया था। फिर गुनगुन ने कुछ ऐसा सोचा और अपना फ़ोन निकालकर किसी को कुछ मैसेज कर दिया। गुनगुन के मैसेज करते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। गुनगुन ने मैसेज किसे किया है ये बात तो अभी भी कोई नहीं जानता था। ये एक रहस्य था जो कहानी के आने वाले भागों में ही खुलेगा।
तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। बाथरूम में गुनगुन यही सोच रही थी कि वो कैसे भी करके ऐश्वर्या को यहाँ से निकाले। इसके लिए उसने अब पुरानी वाली गुनगुन बनने का ठान लिया था। वो खुद से बातें करते हुए शीशे के सामने खुद को देखकर बोली। गुनगुन बोली, शक्ल से ही लोमड़ी लग रही हो तुम। इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी ऐश्वर्या। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है राठौर मेंशन में आकर, और उससे बड़ी गलती कर दी है मेरे ही सामने मेरे पति पर हाथ जमा कर। अब तुझे मैं बताऊंगी कि गुनगुन किस चीज़ का नाम है। बस बहुत हो गया ये सराफत का नाटक। जब तक असली वाली गुनगुन ना बनो तब तक चैन ही नहीं आता किसी को भी। इसके बारे में तो सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो इसे मैं अपना घर बर्बाद नहीं करने दूंगी। बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक हुआ है, और अब इस चुड़ैल को तो नहीं ले जाने दूंगी मैं सारी मलाई। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, फिर चाहे ये ज़बरदस्ती रिश्ता ही क्यों ना हो। मेरा पति सिर्फ मेरा है। सबसे पहले तो मुझे इस ऐश्वर्या की कुंडली निकलवानी पड़ेगी। उसके बाद इसके पति के ठिकाने का पता लगवाना पड़ेगा। पता नहीं इसके पति को पता भी है कि इसकी बीवी क्या गुल खिला रही है। अपनी ज़िंदगी और अपनी गृहस्थी तो बचा न सकी, आ गई मेरी ज़िंदगी में आग लगाने के लिए। मैसेज का रिप्लाई आते ही गुनगुन के चेहरे पर एक लंबी सी मुस्कान आ गई। गुनगुन उस मैसेज के रिप्लाई को देखकर खुशी से मुस्कुराते हुए खुद से फिर बोली। गुनगुन फिर बोली, कोई बात नहीं गुनगुन, लंबी लंबी सांसें लो। यू आर द बेस्ट। और ये सोच कि तुझे इस ऐश्वर्या को बढ़िया मज़ा चखाना है। कल से इस ऐश्वर्या को घर से भगाओ प्लान शुरू। इतना कहकर गुनगुन के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान आ चुकी थी। वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ ऐश्वर्या को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गई थी। ऐश्वर्या, जिसे इस बारे में भनक भी नहीं थी कि गुनगुन क्या है, वो तो गुनगुन को सिर्फ एक अबला नारी ही समझ रही थी। इसलिए उसने गुनगुन को काफ़ी हल्के में ले लिया था। पर गुनगुन क्या है और वो क्या कर सकती है, इस बात से तो वो कोसों दूर थी। बाथरूम से बाहर निकलकर गुनगुन कमरे में आई तो उसने देखा कि शिवांग अभी तक सोया नहीं है, बल्कि अपने फ़ोन पर लगा कुछ कर रहा है। गुनगुन को एक बार फिर गलतफहमी हो चुकी थी, पर वो चुप थी। वो देखना चाहती थी कि आखिर शिवांग फ़ोन पर किससे बात कर रहा है, और रही सही कसर ऐश्वर्या के फ़ोन कॉल ने पूरी कर दी। जैसे ही ऐश्वर्या का कॉल आया तो गुनगुन का गुस्सा तो चरम पर पहुंच चुका था। शिवांग ने ऐश्वर्या का कॉल रिसीव किया ही था कि तभी गुनगुन ने उसके हाथ से फ़ोन कॉल छीन लिया। वहीं ऐश्वर्या ने फ़ोन कॉल रिसीव होते ही हेलो हेलो कहना शुरू कर दिया था। लेकिन गुनगुन वह जानती थी कि अब वो जो करने जा रही है वो शायद ना शिवांग ने एक्सेप्ट किया होगा और ना ही उसने। तभी ऐश्वर्या का फ़ोन कॉल देख गुनगुन ने फ़ोन छीन कर साइड में कर दिया। कॉल अभी भी चल रही थी। वहीं शिवांग ने जैसे ही गुनगुन की यह हरकत देखी तो वो ज़ोर से बोला। शिवांग बोला, गुनगुन ये क्या कर रही हो तुम? जैसे ही शिवांग ने इतना कहा ही था कि गुनगुन ने अपने होठों को शिवांग के होठों से लगा दिया और उन्हें बेतहाशा चूमने लगी। वहीं शिवांग बार बार गुनगुन को खुद से अलग करना चाह रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि क्या कर रही हो, बस करो। और उन दोनों की ये इंटेंस भरी बातें ऐश्वर्या फ़ोन कॉल पर सुन चुकी थी। उसको तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि शिवांग इस कदर गुनगुन के साथ आगे बढ़ चुका है। गुनगुन चाहती थी कि ऐश्वर्या को गलतफहमी हो, भले ही इसके लिए गुनगुन को अपने और शिवांग के रिश्ते को एक स्टेप आगे ही क्यों ना ले जाना पड़े, पर वो अपने और उसके बीच में किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जैसे ही गुनगुन की नज़र किनारे पड़े फ़ोन पर गई तो उसने देखा कि फ़ोन कॉल पूरी तरीके से कट चुका है। शायद ऐश्वर्या ने गुस्से में फ़ोन कॉल कट कर दिया था। गुनगुन ने ये देखकर शिवांग को खुद से दूर झटका। शिवांग अचानक गुनगुन की हरकत से हैरत भरी निगाहों से उसे देख रहा था। जैसे ही गुनगुन ने उसे खुद से दूर किया तो शिवांग उसकी तरफ देखकर उससे बोला। शिवांग बोला, ये क्या बदतमीज़ी थी गुनगुन? क्या सोच रही होगी ऐश्वर्या हमारे बारे में? और तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने अभी क्या किया? तो वहीं गुनगुन शिवांग की तरफ देखकर फिर बोली। गुनगुन बोली, बहुत अच्छे से अंदाज़ा है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने अभी क्या किया है, और मैंने जो किया वो गलत नहीं था। हाँ, तुम्हें गलत लग सकता है क्योंकि तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा ये वाला साइड जो देख लिया। जैसे ही शिवांग ने ये सुना तो उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और गुनगुन को घूर कर देखने लगा। शिवांग बोला, अच्छा तो इसलिए तुमने ये सब किया? अगर ऐश्वर्या का कॉल नहीं आता तो तुम ये सब नहीं करती? गुनगुन बोली, क्यों, तुम चाहते हो ये सब करना? तो वहीं शिवांग गुनगुन की तरफ देखकर फिर बोला। शिवांग बोला,
मैं क्या चाहता हूँ और अब क्या नहीं वो अभी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम अपने दिमाग में क्या ख्याली पुलाव बना कर बैठी हुई हो। तो वहीं गुनगुन शिवांग की तरफ देख कर बोली। गुनगुन बोली, मैं कोई पुलाव नहीं बना कर बैठी हूँ, बल्कि तुम बिरयानी बना कर बैठे हुए हो। देखो शिवांग, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे और मेरे बीच आई, मैं कसम से उसे मार डालूंगी, समझे तुम? और उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगी। शिवांग ने जैसे ही गुनगुन का ये रूप देखा और ये रवैया देखा तो उसे बेहद हैरानी हुई और वो उसे हैरानी से देखने लगा। शिवांग बोला, अच्छा, बड़ी बोल रही हो? तो वैसे ये बात तो मैं भी बोल सकता हूँ। पति के होते हुए तुम्हारे दिल में किसी और के लिए प्यार है। शादी से पहले तुमने क्या किया वो तो तुम भी जानती हो ना अच्छे से। उस रात के बारे में याद है या फिर ये फिर से याद दिलाऊं? तभी गुनगुन बोली, मुझे उस रात के बारे में कोई बातचीत नहीं करनी है, समझे तुम? तभी शिवांग फिर गुनगुन की तरफ देखकर बोला। शिवांग बोला, हाँ हाँ, उस रात के बारे में तो क्यों ही बात करोगी। आखिर किसी और के साथ रात बिताने का इरादा तो था, पर गलती से मेरे साथ वो सब कर बैठी। तुम बेशक सब कुछ मेरे साथ कर रही थी, पर मुझ में भी तुम्हें भाई की छवि नजर आ रही थी। तो प्लीज़ ये वाला ड्रामा तो मेरे सामने करना मत। ये बीवियों वाला हक और अकड़ दोनों अपने पास रखो। मुझे इन दोनों में से किसी में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। जैसे ही गुनगुन ने ये सुना तो वो शिवांग के ऊपर आ गई और उसने उसे बिस्तर पर बिठा दिया और गुस्से से उसकी तरफ देख कर बोली। गुनगुन बोली, बीवियों वाली अकड़ अब दिखाती हूँ तुम्हें मैं तो, कि आखिर बीवी वाली अकड़ होती क्या है। इतना कहकर गुनगुन ने शिवांग के होठों पर अपने होठ लगा दिए और उन्हें चूमने के बजाय काटने लगी। वहीं शिवांग ने जब गुनगुन की यह हरकत देखी तो उसने फुर्ती से गुनगुन को अपनी तरफ खींचा और उसे कब अपने नीचे करके खुद उसके ऊपर आ गया उसे पता ही नहीं चला। वो दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। काफ़ी देर तक चूमने के बाद शिवांग उसकी तरफ देख कर बोला, बस बहुत हुआ गुनगुन। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो, पर मुझे मेरी हदें पता है। मैं ऐश्वर्या के साथ किस हद तक इन्वॉल्व हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ और मुझे इसके लिए तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। गुनगुन बोली, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम उसके साथ किसी भी तरीके से इन्वॉल्व हो। वो दोस्त थी, अब नहीं है। मुझे तुम्हारी वो दोस्त बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं तुम्हारी बीवी हूँ। उससे ज़्यादा मेरा हक बनता है तुम पर, तो जो मैं चाहूँगी वो होगा, समझे तुम? तभी शिवांग बोला, तो उस हिसाब से तो तुम भी मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा पति, तो तुम पर भी मेरा पूरा हक बनता है। मैं जो चाहूँगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। गुनगुन बोली, क्या चाहते हो तुम बताओ? मैं सब करूँगी, लेकिन वो औरत हम दोनों के बीच में नहीं आनी चाहिए। शिवांग ने जैसे ही ये सुना तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांग ने झट से गुनगुन के होठों पर अपने होठ लगाए और उन्हें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट तरीके से चूसने लगा। गुनगुन भी उसका साथ दे रही थी। दोनों बेतहाशा एक दूसरे को चूमे जा रहे थे और इसी में कब उन दोनों के बीच का पर्दा हटा उन्हें खुद भी नहीं पता चला। शिवांग ने अपनी शर्ट उतार दी थी। गुनगुन उसकी सुडौल बॉडी देखकर अपनी आंखें सेक रही थी। तो वहीं गुनगुन को ऐसे देखकर शिवांग के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। आंखों में एक अजीब सा सुरूर था और जुनून नजर आ रहा था। उसने गुनगुन की नाइट ड्रेस की स्ट्रैप निकाली और देखते ही देखते गुनगुन का पूरा बदन उसे दिखने लगा। ये देखकर तो शिवांग पागल हो रहा था। गुनगुन की खूबसूरती और शिवांग का जुनून उन दोनों के बीच एक नए रिश्ते को जन्म देने वाला था। काफ़ी देर एक दूसरे को यूं ही प्यार करने के बाद शिवांग ने अपने प्यार का अंतिम पड़ाव पार किया। गुनगुन शिवांग को काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित कर चुकी थी। काफ़ी देर तक एक दूसरे को यूं ही प्यार करने के बाद वो दोनों कब एक दूसरे के आगोश में बिना कपड़ों के हुए उन्हें पता ही नहीं चला। रात का तीसरा पहर बीत चुका था। 3 बज रहे थे जब वो दोनों थक कर सोए। गुनगुन काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, तो वहीं शिवांग ने जब देखा कि गुनगुन सो चुकी है पर उसके चेहरे पर अभी भी थकान नहीं थी, बल्कि एक मुस्कान थी और एक चमक थी। गुनगुन को अपने करीब सोता देख शिवांग बोला, समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। ये तुम्हारा मेरे करीब आना मुझे बहका देता है गुनगुन। और मैं जानता हूँ ऐश्वर्या को लेकर तुम इनसिक्योर फील कर रही हो, लेकिन वो मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करती। तुम मेरी बीवी हो और फिर मैं चाहे तुमसे कितनी ही नफरत करूँ या प्यार, मेरे लिए किसी भी तीसरे की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरी लाइफ में तुम इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, और आज के बाद मैं किसी और का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने ऊपर। समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब कब समझोगी। इतनी इनसिक्योरिटी ठीक नहीं होती है।
इतना कहकर शिवांग ने अपने होठों को गुनगुन के माथे से लगाया और उसे चुपचाप निहारने लगा। सुबह हो चुकी थी। गुनगुन की जब नींद खुली तो उसने शिवांग की शर्ट पहनी हुई थी। गुनगुन जल्दी से उठी और फ्रेश होकर कमरे से बाहर चली गई। कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद गुनगुन का दिमाग सही नहीं था। ऐश्वर्या को लेकर अभी भी गुनगुन के दिमाग में काफ़ी थॉट्स चल रहे थे और इसी वजह से शिवांग और गुनगुन के बीच मनमुटाव अभी भी था। हालांकि दोनों ने ही घर वालों के सामने इस मनमुटाव को सामने नहीं आने दिया था। वहीं सुबह सुबह शिवांग और गुनगुन को करीब देखकर ऐश्वर्या फिर से जल भुन गई थी और इस सब पर गुनगुन ने अच्छे तरीके से आग में घी डालने का काम बखूबी किया था। ऐश्वर्या डाइनिंग टेबल पर बैठी नाश्ता कर रही थी कि तभी उसने देखा शिवांग सबके साथ नाश्ता करने के लिए आ रहा है। उसने अपनी बगल वाली चेयर खिसकाई ही थी कि तभी गुनगुन ने शिवांग का हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ देखकर बड़े ही प्यार से बोली। गुनगुन बोली, शिवांग तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता लगवाती हूँ। आज मैंने तुम्हारा फेवरेट नाश्ता बनाया है। इतना कहकर गुनगुन ने शिवांग को अपने साथ लेकर उसे उस चेयर पर बैठाया जहाँ पर उसने शिवांग के लिए नाश्ता लगा दिया था। ऐश्वर्या एक बार फिर मनमोज कर रह गई। तभी ऐश्वर्या शिवांग की तरफ देखकर बोली। ऐश्वर्या बोली, शिवांग शाम को रिसेप्शन पार्टी है तो क्या तुम अभी कंपनी जाओगे? तभी शिवांग ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोला, हाँ एक मीटिंग है, वो अटेंड करने के बाद तुरंत आ जाऊंगा। तभी गुनगुन ऐश्वर्या की तरफ देखकर बोली। गुनगुन बोली, वैसे ऐश्वर्या तुम्हारा क्या प्लान है आगे का? तो वहीं ऐश्वर्या गुनगुन की ये सवाल सुनकर बोली। ऐश्वर्या बोली, प्लान? मैं कुछ समझी नहीं गुनगुन। तभी गुनगुन बोली, इसमें ना समझने जैसा क्या है? अब तुम यहाँ आई हो तो लाइफ टाइम थोड़ी ना यहाँ रहोगी। मेरा कहने का मतलब है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इतना टाइम हो गया है तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से अलग रहे, अब तक तो तुम्हारे पेरेंट्स मान जाएंगे तुम्हें अपनाने के लिए, है ना माँ? मैं सही कह रही हूँ ना? चाहे बच्चे कितनी भी गलतियाँ क्यों ना करें, माँ बाप तो मान ही जाते हैं। तभी सौम्या जी उन दोनों की तरफ देख कर बोली। सौम्या जी बोली, हाँ बेटा, सोच तो मैं भी यही रही हूँ। ऐश्वर्या बेटा, एक बार तुम अपने घर वालों से बात तो करो, क्या पता वो तुम्हारी बेटी का चेहरा देखकर ही तुम्हें खुशी खुशी अपना ले। तभी ऐश्वर्या बोली, नहीं आंटी जी, मैं जानती हूँ अपने पापा को, वो मुझे कभी नहीं अपनाएंगे और अगर मुझे अपना भी लिया तो वो रूही को कभी नहीं अपनाएंगे। उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि वो रूही के साथ मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ऐश्वर्या घर वालों को कैसे बताए कि उसने तो प्लानिंग ही ऐसी बनाई थी कि ऐश्वर्या के घर वाले उसे कभी नहीं अपनाए, उसे तो शिवांग के साथ रहना था। खैर वो किसी भी तरीके से राठौर परिवार को अपने बातों में तो उलझा ही रही थी, इसलिए उसने इस बात से इनकार कर दिया कि उसके घर वाले उसे अपनाएंगे। ये सुनकर राठौर परिवार वाले भी कुछ न कह सके, लेकिन गुनगुन ने तो ठान लिया था कि वो कैसे भी करके ऐश्वर्या का असली मकसद सबके सामने लेकर आएगी, इसलिए वो ऐश्वर्या से बातें उगलवाने लगी। आखिर क्या करेगी गुनगुन ऐश्वर्या का असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए? जानेंगे कहानी के आने वाले भागों में। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप इस कहानी के आने वाले किसी भी भाग को बिना मिस किए आसानी से देख सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।